नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गायत्री पुत्र संजय आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस परिवार में। आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं एक विशेष मुद्दे पर। वो विशेष मुद्दा है 12वीं क्लास के बाद में क्या करें, क्या हमारे आगे की दिशा और दशा क्या हो, कैसे हमें अपने कैरियर का चुनाव करना है, कौन कौन से कैरियर के चुनाव करते वक्त हमें कौन कौन से कैरियर हमारे समक्ष आ सकते हैं, उनको चुनते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कोई ऐसी पढ़ाई भी हो सकती है कि हमारे पास में दो तीन विकल्प को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। इन सभी छोटे छोटे मुद्दों की मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हालांकि हमारे कैरियर की दिशा और दशा 10वीं क्लास से ही तय हो जाती है। 10वीं के बाद जब हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं अपनी 11वीं क्लास के लिए, तभी ये तय हो जाता है कि आगे है। अब वो सब्जेक्ट हमने लिया, उसके बाद उससे हायर एजुकेशन की तरफ हम लोग अपना धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जो 12वीं के बाद में बड़ी ऊहापोह स्थिति होती है, और ये भी देखा गया है कि 10वीं में जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनती है वो मैथ्स ले लेता है, बायोलॉजी ले लेता है ना। कुछ क्षेत्र विशेष के, जैसे अगर आप महाराष्ट्र के मुंबई जैसे क्षेत्र में जाओगे, वहाँ कॉमर्स का एक, गुजरात में कॉमर्स का प्रचलन है। तो हर क्षेत्र का एक अपना सब्जेक्ट का भी एक नजरिया होता है जो वहाँ के वातावरण के अनुसार तय होता है। फिर सामान्यतः भी देखा जाए, ग्रामीण परिवेश के जो माता पिता होते हैं उनके पास में कुछ जानकारी का जब अभाव होता है, तो अगल बगल में जो लोग कर रहे होते हैं उन्हीं को देख करके वो तय करते हैं कि हमें क्या करना है। या अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों को भी जानकारी के बारे में बहुत कम वो संसाधन होते हैं। और सेम चीज ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स के पास भी है कि बच्चा क्या करता है, कि वो देखता है मेरे आसपास मेरे जो पुराने वाले बच्चे थे, जो मैं अगर 11वीं क्लास में आया हूँ या मैंने 10वीं पास की है, तो 11वीं में ज्यादातर बच्चों ने क्या लिया, अच्छा मैथ्स लिया है, अच्छा बायोलॉजी लिया है, तो उधर ही चला जाता है थोड़ा सा जो पढ़ने वाला बच्चा है ना। वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ जानता नहीं। तो क्या ऐसे और भी कोई विकल्प है कि जिसको देख करके या जिसको समझ करके हम लोग ये तय कर सके कि हमें क्या करना है। ठीक है। अब ऐसे में आवश्यकता ये होती है कि एक ऐसा मेंटोर भी मिल जाए आपको, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि जो आपको ईमानदारी से ये बताए कि आपकी बालक की जो आईक्यू लेवल है, आपकी बालक की जो गुणवत्ता का लेवल है, उसके अनुसार उसको क्या लेना चाहिए। तो ऐसे में मैं हमेशा अपना एक कैरियर पखवाड़ा भी चलाता रहा हूँ। उस पखवाड़े के अंतर्गत मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स के साथ में बच्चा भी आए और मुझसे चर्चा करे कि बच्चे के बारे में। फिर मैं कुछ टेस्टिंग लेवल के कुछ पैरामीटर्स देता हूँ, भैया इसको ये किताब पढ़ाई, फिर हम लोग बात करेंगे 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, है ना। इस तरह की कुछ चीजें होती है। एक दूसरा चीज होता है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट भी होता है। और कई बार इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इंटरेस्ट का भी एक लिमिटेशंस होती है क्योंकि जानकारी का अभाव। मैंने जब बोला डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बच्चा नहीं सोच रहा, उसके अलावा भाई उसके पास में यूपीएससी भी है, एमपीपीएससी भी है, एसएससी भी है, बैंक भी है, रेलवे भी है, डिफेंस सेक्टर भी है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि अंतरिक्ष विज्ञान जैसे टॉपिक्स भी है ना। क्या उधर भी जाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, उन सब पे थोड़ी सी भी चर्चा करेंगे। और साथ में बहुत सारे एग्जाम, सरकारी नौकरी कौन कौन सी हो सकती है 12वीं के बाद में, उनकी भी सब चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का जो टाइटल भी हमने बनाया है वो एक सिंपल सा बनाया है। लिखा है उसमें कि 12वीं कक्षा के बाद एवं कॉलेज के साथ क्या पढ़े ऐसा जिससे सरकारी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। तो एक छोटा सा जो थंबनेल है, बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में, वो मुझे मेरे ऑफिस ने बना के दिया है। तो क्या कुछ पढ़े कि कॉलेज करते करते कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं तो मैं क्या पढ़ लूं, या मेरी ग्रेजुएशन चल रही तो मैं क्या पढ़ लूं, है ना। कि जिससे लगभग ये तय हो जाए कि मैं कोई नौकरी पकड़ सकता हूं। तो उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सामान्यतः देखा गया कि 12वीं के बाद में जो विकल्प होते हैं, पहले मैं उसका बताता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स हम लोग भविष्य में दे सकते हैं और इनको फिर कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, है ना, इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। और भी दुनिया भर के एग्जाम्स लेता है ये। असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम भी ये लेता है, सीएपीएफ जिसको बोलते हैं। फिर इधर एक एमपीपीएससी, जो कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, डीसी, डीएसपी, है ना, इस तरह के एग्जाम्स भी होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं, ये एमपीपीएससी लेता है। और करीब काफी एग्जाम्स का बंच है, चाहे यूपीएससी के पास भी काफी एग्जाम का बंच है और हमारे एमपीपीएससी के पास भी। इसी तरह से हमारा जो व्यापम है मध्य प्रदेश का, या ईएसबी बोलते हैं, एमपीपीबी भी बोलते हैं जिसको, ये भी दुनिया भर के एग्जाम्स लेता है। अभी पुलिस के एग्जाम्स भी कंडक्ट करा रहा है,
महिला सुपरवाइजर, ग्रुप में वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के भी टीचर्स के भी सब एग्जाम्स कराता है, ठीक है। एसएससी, एसएससी में सीजीएल जीडी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। रेलवे, दुनिया भर के एग्जाम, रेलवे का अधिकारी से लेकर के एक जो फोरमैन भी होते हैं वहाँ तक की तैयारी होती है। बैंक के एग्जाम्स, पीओ से लेकर के क्लरिकल स्टाफ तक भी, सीएपीएफ जैसा कि मैंने बताया असिस्टेंट कमांडेंट हो गया या सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी, रूरल बैंक जो होते हैं, आरबीआई के, एफसीआई, डिफेंस में एनडीए से लेकर के अन्य कोई भी अग्निवीर जैसे एग्जाम, या एमपी पुलिस जो कि हालांकि हमारा व्यापम ही लेता है, ये सब एग्जाम्स। अब क्या ये पॉसिबल है कि इन सभी एग्जाम्स, खासतौर से होता क्या है कि हमने 12वीं कर ली, 12वीं के बाद में एक दिशा तय कर ली कि मुझे सिर्फ ये करना है, परंतु एक स्वभाव यहाँ देखा गया है मध्य प्रदेश में खासतौर पर कि बच्चा तैयारी कर रहा है यूपीएससी की दिल्ली, इंदौर, ग्वालियर में रह करके, परंतु जब पटवारी आया तो पटवारी देना नहीं, सब इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर भी देना है। कारण, इसका विशेष कारण है हमारी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, जो ये कहीं ना कहीं हमारे जो टूटे मन से भी ये तय करवा देती है कि मुझे कोई ना कोई नौकरी पकड़नी है, क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि आर्थिक वो अलाउ नहीं करती कि लंबे समय तक पढ़ना। उस पृष्ठभूमि की जरूरत है, कोई ऐसे एक घर का जो बच्चा है, बेटा है, बेटी है, वो कोई नौकरी लग जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, ताकि वो लंबी दौड़ भी दौड़ ले बाद में। वहां पे मजबूरी है उसकी। सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत लड़कियां, हमारे क्षेत्र में एक समस्या है कि हमारे क्षेत्र की, मुझे लगता है पूरे नॉर्थ भारत की समस्या है कि हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ने की सामाजिक उम्र ना के बराबर होती है ना। तो ऐसे में जब आप एक कोई भी नौकरी पकड़ लेती हैं तो आपकी भूमिकाएं घर के डिसीजंस में बढ़ जाती है और आप कुछ समय और पा जाती है, तो जो कि आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि तय करवाती है कि हमें आगे क्या करना है और कौन से एग्जाम भी देना है। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीपीएससी कर रहा है, पर दे क्या रहा है, अदर एग्जाम भी, छोटे एग्जाम, मजबूरी है उसकी, है ना। तो फिर वो क्या करता है, 3-4 महीने के किसी कोचिंग में आता है, फिर कोचिंग में आकर के वो 3-4 महीने की क्लास लगाता है। क्या वो पॉसिबल है कि 3-4 महीने की क्लास से कुछ हो पाएगा? नहीं। या हम इंडिपेंडेंट रूप से भी, जब मैंने देखा है सामान्यतः कि बैंक एसएससी की जो कोचिंग्स वगैरह होती है कि वो क्या करती है कि 3-4 महीने का कोर्स, अगर देखा होगा 3 महीने का, 4 महीने का कोई कोर्स चल रहा है, अब उसमें क्या है, विषय क्या है, पूरा जीएस भी आजकल आ गया एसएससी में, है ना, मैथ्स है ना, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब ये बताइए, क्या 4 महीने की क्लास में क्या ये पॉसिबल है? आपसे 20 से 30 हज़ार रुपए की फीस ली जाती है 4 महीने की, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्या वाकई में वो सिलेबस के साथ में कुछ ईमानदारी बरती जा रही है? नहीं बरती जा रही है ना। क्या आपका आउटपुट निकल रहा है इन 3-4 महीने क्लास में? नहीं निकल रहा है। तो ये जो कोर्सेज होते हैं, इसको मैं बोलता हूँ मैगी कोर्स। थोड़ा पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसको जो मैं बोलता हूँ ये मैगी है, और मैगी कभी भी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं बनाती है, यानी मैगी हमेशा हानिकारक होती है अगर हम नियमित इसका सेवन करेंगे। कभी कभी कर लिया तो टेस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु रोज अगर इसका सेवन करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। तो आवश्यकता क्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए? वो है प्रॉपर खाना, प्रॉपर फूड, और वो भी न्यूट्रिएंट वाला, है ना, जिसमें पोषक तत्व विद्यमान हो। तो ऐसे खाने की आवश्यकता है। तो ऐसा खाना क्या हो? तो ऐसे खाने का मीनिंग है कि प्रॉपर मैं जीएस का विद्यार्थी हो जाऊं, प्रॉपर मैं इंग्लिश का विद्यार्थी हो जाऊं, प्रॉपर मैं हिंदी का विद्यार्थी हो जाऊं, प्रॉपर मैं मैथ्स का विद्यार्थी हो जाऊं, प्रॉपर मैं रीजनिंग का विद्यार्थी हो जाऊं, या प्रॉपर मैं अगर कोई भी और भी टॉपिक, अगर बैंकिंग अवेयरनेस का विद्यार्थी हो जाऊं। अगर ये सारी चीजें मैं उस लेवल से पढ़ लूं कि मेरे सामने, अगर मैंने इतिहास पढ़ा है, तो अगर इतिहास का मुझे कोई भी एग्जाम देना हो जिसमें जीएस में इतिहास पूछता हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो किसी भी पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम, अगर इतिहास पूछे तो मैं उसका सर्वज्ञाता रहा, उस लेवल से मुझे तैयारी कर। यानी मेरा ये मानना है कि जब आप 12वीं के बाद में आते हो तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को इतना परिमार्जित कर लीजिए कि आपके पास में कोई परीक्षा उन्मुखी ज्ञान नहीं, विषयोन्मुखी ज्ञान पैदा हो जाए। हिस्ट्री का मैं ज्ञाता हूँ, पॉलिटी भी मुझे आती है, ज्योग्राफी मुझे, और कमांडेबल, ऐसा नहीं है खाना पूर्ति, कमांड भी मेरे अंदर आ जाए कि मेरा हिस्ट्री मुझे आता है कि मैं बेस्ट कर लूंगा, पॉलिटी भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, सब में मैं बेस्ट कर लूँ। तो उस लेवल का एक खाना खाइए, है ना। जो आपके पास में जो 3 साल है जो आप कॉलेज में, और जो कॉलेज की स्थिति आपको पता ही, क्लास तो जाते नहीं आप लोग, ना गुरुजी आ रहे हैं ना आप जा रहे हैं, तो ये है हमारी उच्च शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन मार्क है।
तो जब ऐसी स्थिति में आप पढ़े लिखे, आप ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से जहाँ पे बहुत तनाव भी आ सकते हैं आगे, तो ऐसे में समझदारी से निर्णय लेते हुए कम से कम एक प्रॉपर खाना खा करके अपने विषय को तो मजबूत बना ले। वहां पे तो आप 2020 पढ़ के पास हो जा रहे हो। 2020 पढ़ के पास होने के, जैसे कभी इस किसी जमाने में यहाँ पे भिंड मेरे ने जो नकल की एक खेप आई थी बच्चों की, है ना, आपने देखा होगा कि भाई वहाँ 11वीं 12वीं 10वीं में तो नकल कर ली, कॉलेज में भी नकल कर ली उस टाइम पे मान लो। अब उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा जब वो कंपटीशन की दुनिया में आता है, बर्बाद हो जाएगा ना। वो इंटरव्यू में आता है तो उसको कुछ पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में जरूरी है कि एक ऐसा आधारभूत हमारे पास में ताकत आ जाए, एक ऐसा अंतर मन से लेकर के मस्तिष्क से लेकर के ऐसे विषय वस्तुएं हमारे दिमाग में बैठ जाए जो हमारे किसी भी एग्जाम के काम की। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रॉपर मुझे खाना खाना है। ठीक है, अब कैसे पॉसिबल है सर वो खाना, है ना। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉलेज जो मैं कर रहा हूं उसके साथ में कुछ मैं ऐसा क्या पढूं, कैसे पढूं, किस तरह के कोर्स को मैं ज्वाइन करूं, है ना, कि जिससे मुझे प्रॉपर खाना मिल जाए, यानी वो भी पोषक तत्व के साथ में। तो इसके लिए एक निर्माण हम लोग जो है निर्माण वाले कि एक रोजगार उन्मुखी फाउंडेशन बैच चलाते हैं। क्या होता है इस फाउंडेशन बैच में, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इससे पहले कि क्या पढ़ाएंगे उस बैच में, कि जो ये बैच होता है रोजगार उन्मुख, इनमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य अध्ययन, जिसको जीएस बोलते हैं, जीके, सामान्य ज्ञान। ये मुझे 100% हो जाए, मेरा गणित मेरा 100% हो जाए, मेरी रीजनिंग 100% हो जाए, मेरी इंग्लिश 100% हो जाए और मेरी हिंदी 100% हो जाए। अब मुझे बताइए कि कोई दुनिया का कोई एग्जाम बचा है क्या? नहीं ना। अगर ये इन सारे के सारे पांचों के पांचों चीजों में मेरी अच्छी कमांड हो जाए, मैं इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर दूं, तो मुझे कोई आवश्यकता होगी फिर कोई छूटेगा मेरा एग्जाम? नहीं छूटेगा। परंतु अब एक इसमें भी एक ये प्रश्न आएगा आपका कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि जहां यूपीएससी के एग्जाम में इतिहास की अगर मैं बात करूं तो वो दुनिया बिल्कुल 100% अगर मैं मानूं क्वालिटी, तो उसके सामने जो वनडे वाले एग्जाम का जो हिस्ट्री पूछता है वो तो 5% की गुणवत्ता वाला भी नहीं है। इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। बोलता हूँ यस, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि मैंने एक चीज बोली थोड़ी देर पहले कि हमें विषय पे पकड़ बनानी है। अब विषय पे पकड़, विषय पर पकड़ कैसे हो? अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका विश्लेषण का पक्ष, जो एनालिटिकल पक्ष बोलते हैं, विश्लेषणात्मक पक्ष, है ना, वो मैंने 100% समझ लिया हो, पढ़ लिया हो, साथ में उसका तथ्यात्मक पक्ष ये मैंने 100% पढ़ लिया। अब बताइए कुछ बचा रह जाएगा? अब ये कैसे पॉसिबल सर एक क्लास में? मैं हम तो मान ही नहीं सकते। तो उसका भी एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में हमने पढ़े हैं गति के 3 नियम, न्यूटन साहब के। ठीक है, अब दो एग्जाम है हमारे पास में, एक है यूपीएससी की गुणवत्ता वाला, एक है सामान्य पेपर वाला, सामान्य एग्जाम, जैसे वनडे एग्जाम की दुनिया के होते हैं जो, या मान लो अगर मैं एमपी की बात करूं पटवारी का एग्जाम हो गया, है ना। अब पहले तो ये बताइए कि गति के तीनों नियम सभी धरती के सभी एग्जाम में 3 ही एग्जिस्ट करते होंगे ना, 4 तो आएंगे नहीं, या किसी में 2 तो हो नहीं जाएंगे। बट अंतर क्या होता है? हर परीक्षा में अंतर होता है प्रश्नों की गुणवत्ता का। जहां यूपीएससी में पूछे जाते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, वहीं अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं वन लाइनर तथ्यात्मक। अगर कोई गुरुजी, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं गति के 3 नियम को, कि क्या पूछा जा रहा है पटवारी के एग्जाम में, वो पूछ रहा है कि जो तीसरा नियम है गति का, उसका क्या नाम है, क्रिया की प्रतिक्रिया के नियम कौन सा है, ये नियम किसने दिए थे, ऐसे सामान्य सामान्य से क्वेश्चन। संवेग का संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। वही यूपीएससी क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर किसी ने बंदूक चलाई, कंधे पे जो पीछे झटका लगा, उसमें गति का कौन सा नहीं, यह है अप्लाइड क्वेश्चन। मैं तो एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, एक साक्षात्कार में पूछा गया एक क्वेश्चन भी है कि मैंने अभी आपके एक थप्पड़ मारा, उस समान गुणवत्ता वाला जितने भी नियम फिजिक्स के लग सकते हैं, चाहे उसमें दबाव का जो भी आपके, उसी गुणवत्ता का थप्पड़ मैंने आपको रिटर्न मार दिया, आपने मुझे मार दिया। ठीक है, मैंने आपको मारा और आपने मुझे वापस मार दिया। अब इसमें न्यूटन के कौन से नियम और कहाँ कहाँ कितनी बार लग रहे हैं? ये क्वेश्चन है अप्लाइड क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है? यूपीएससी। और वो वाले क्वेश्चन पहले सामान्य।
अब ये कब कवर हो सकता है कि क्या सर एक क्लास में दोनों चीज कवर हो सकती है? मैं बोलूंगा यस। अगर आपको जो भी गुरुजी पढ़ाए आपके, वो अगर इस टॉपिक का 100% विश्लेषण का पक्ष पढ़ा दे और 100% तथ्यात्मक पक्ष पढ़ा दे, तो मुझे बताइए क्या पॉसिबल है? एकदम 100% पॉसिबल है। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ क्लास करते हैं तो आप डेमो लीजिए 5 7 10 दिन। जिस टॉपिक को गुरुजी ने पढ़ाया है, अगर वो टॉपिक यूपीएससी का भी है और अन्य एग्जाम का भी है, जो कि सामान्य नेचर का हो, सामान्य अध्ययन की चीजें आती हो, तो मैं बोलूँगा भारत के सभी एग्जाम्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर वो ना हो तो मेरे पास मत आना, सीधी बात ये होती है ना। तो आप डेली, जब मेरे यहाँ क्लास भी होती है तो असाइनमेंट्स नाम के कुछ एक पेपर होता है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं वो क्लास में आता है। तो उसमें क्या होता है, 5 से 10 प्रीवियस ईयर की यूपीएससी के क्वेश्चन भी हम लोग देते हैं, ताकि पर डे भान होता रहे, पर डे ये एहसास होता रहे कि मेरा ट्रैक उसी के अनुरूप चल रहा है। वो भी किस क्लास से? इसी रोजगारोन्मुखी फाउंडेशन जैसे बैच से। ठीक है, तो वो पांचों विषय आराम से कवर हो सकते हैं अगर आप चाह ले तो। ठीक है, तो अगर ये 5 विषय, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसके इन 5 विषय का प्रॉपर खाना खा लिया, तो मैं हर एग्जाम के लिए दम भर सकता हूं। ठीक है, आगे अब एक एक विषय को थोड़ा सा खोलते हैं। सामान्य अध्ययन में क्या हो सकता है, क्या पढ़ लें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सामान्य अध्ययन के सिलेबस में सभी में एक जैसा हो? नहीं पॉसिबल है, कहीं में कुछ आएगा, कहीं में कुछ आएगा। परंतु ये जो मैंने बंच लिखा हुआ है, एक इतिहास, इतिहास में भी क्या, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल भारत और विश्व, और एक साथ में मैपिंग भी, राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा विज्ञान, सब कुछ, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटर कंप्लीट आधारभूत से लेकर एडवांस तक, एमपी स्पेशल, एमपी स्पेशल का मतलब एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमी, एमपी की आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ, एमपी की ट्राइब्स जनजाति, ये सब, करंट अफेयर सब कुछ, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, एमपी स्पेशल, साथ में पर्यावरण पारिस्थितिकी। अगर ये विषय मेरे सामान्य अध्ययन में अगर मैं पढ़ लूं और उसकी भी गुणवत्ता क्या हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में बोला कि आपको कोई एग्जाम की नहीं, आपको विषयों की तैयारी करनी है, एग्जाम की नहीं। आप सोचिए मत मुझे एग्जाम क्या देना, आप तो ये सोचिए कि मुझे इन सब का बाप बनना है ना, कि इन सबों का मुझे ज्ञाता बनना है, वो सोचना है। अगर मेरे ये सारे विषय कमांडेबल हो जाए और डेप्थ से मैं यूपीएससी का क्वेश्चन भी सोल्व करूँ तो, और मैं पटवारी का क्वेश्चन भी सोल्व करूँ, तो मैं सब एग्जाम दे सकता हूँ। एक बच्चों वाली बात करते हैं, बड़ा हंसी मजाक वाली, कि आज ये तय हो जाए कि भारत सरकार ने एक नियम बना दिया कि इस किताब को पढ़ करके, जैसे हालांकि पेज है, इसको किताब मान लेते हैं, इस किताब को पढ़कर एक एग्जाम दिया लिया जाएगा आपका, और इतने इतने उम्र वाले लोग एलिजिबल होंगे, और जो इस एग्जाम में टॉप करेगा वो भारत का राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा कोई प्रावधान आज कर दें, और मैं और आप इस एग्जाम में बैठे और टॉप करने की क्षमता हो, तो ये एग्जाम हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप, मैं तो ये बोलूँ कर सकते हैं ना। सेम चीज, अगर मैंने कोई ऐसी पढ़ाई, कई बार बच्चों क्या होता है, मेरे पास आए सर मुझे मात्र है ना वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा एकदम करिए, है ना, आप उसी की लगिए, परंतु मुझे सीधा सी बता दीजिए, अगर आपने कोई विषय को मजबूती से पढ़ लिया, जैसे अभी क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की दुनिया चल रही, नेट सेट की दुनिया थी अभी, तो मेरे यहाँ पे जो बच्चे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा, उसको कहीं कोचिंग की करने की आवश्यकता नहीं, वो आए सब मुझसे किताब पूछिए, वो नेट निकाल रहा, कोई सेट निकाल रहा, कोई जेआरएफ भी हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजें पचाई हुई थी। वो इतिहास को जीएस में पढ़ा और कुछ अच्छी अच्छी किताबें खुद से पचा गया और पेपर दिया, पास हो गया। आप सोचिए, वो दुनिया भी आप एक अपनी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कि अलग से हमें कहीं कोचिंग भी नहीं गए, कुछ पढ़ा। आप सोचिए इतिहास का स्पेसिफिक जो जो देश का सबसे बड़ा एक विषय का एग्जाम होता है, जो नेट जैसा एग्जाम होता है, उसको भी वो बच्चा क्रैक कर रहा है, जेआरएफ तक हुए बच्चे। मैं तो फोटो भी डालने लग गया आजकल, क्योंकि बच्चे आते सर हमको तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हो, तो मैं वो भी देने लगा हूँ, आए दिन में डालता रहता हूँ, मतलब मैं डाल भी नहीं पाता हूँ, इतनी फोटो खिंच जाती है, कुछ कुछ याद आ जाती है, मैं डाल देता हूँ। खैर, तो यानी हमें दम भरना है विषयों पे, ना कि कोई एग्जाम पे, जब हम लोग 12वीं क्लास के बाद तुरंत आते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर मैं भूगोल को अच्छे से कर लेता हूँ, राजव्यवस्था को अच्छे से कर लूंगा, तो क्या बचा रहेगा हमारा जीएस में? तो मीन्स ये विषय संपूर्णता से उस बैच में तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों पक्षों के आधार पर पढ़ाया जाएगा 100%। अब अगला पॉइंट, गणित। अब गणित भी लगभग विषयों में आता है, जितने भी बैंक, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, डिफेंस के एग्जाम में। अगर मैंने अंकगणित पढ़ लिया हो, मैंने बीज गणित, ये 6 टॉपिक्स है गणित के, रेखा गणित, ज्यामिति, वैदिक गणित और डीआईडीएस यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी। अभी तक कोई बचा रह गया? इसकी गुणवत्ता क्या हो कि कोई भी एग्जाम मेरे से क्रैक हो जाए, हर एग्जाम के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाए डे फर्स्ट से। क्लास हो तो मैं पहले दिन से यूपीएससी का सी सेट से लेकर के, और मैं छोटे से छोटा एग्जाम वनडे का भी वो भी मैं दे लूँ,
एसएससी का बहुत टफ होता है, बैंकिंग का बहुत टफ मैथ्स होता है, उसको भी मैं दे लूँ, है ना। तो उस लेवल की क्लास भी आपको मिल जाए और सब कुछ मैं पढ़ लूँ, यानी बेसिक न्यूमेरिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये सब मैं पढ़ लूँ, वैदिक गणित और डीआईडीएस। इसी तरह से रीजनिंग की बात करते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दूसरा एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तीसरा रीजनिंग। अगर ये तीनों हो जाए तो मेरी रीजनिंग में कुछ बचा रह गया नहीं, यानी मेरा मैथ्स और रीजनिंग। इसी तरह से अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, अगर मेरा इंग्लिश में पूरे अंग्रेजी में पढ़ जाऊँ अच्छे सामान्य अंग्रेजी, मेरा कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वाला होता है, अनसीन पैसेज वाला, वो भी मेरा अच्छे से तैयार हो जाए। और ये दूसरा प्रेसी राइटिंग, जो कि खासतौर से असिस्टेंट कमांडेंट में पूछी जाती है, सीएपीएफ में, है ना। इस तरह की चीजें मेरी संपूर्णता के साथ हो जाए तो कुछ अंग्रेजी में बचा रह गया क्या, मेरी अच्छे से वोकैब हो जाए, मेरा अच्छे से ग्रामर हो जाए सामान्य अंग्रेजी के तहत। सेम इसी तरह से हिंदी में भी पूरा ग्रामर, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो कि सामान्य कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सब चीजें, और कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश भी और पदांश भी, ये सब हो जाए। अब बताइए कोई एग्जाम बचेगा क्या? अगर ये सब मेरा दम से तैयार हो जाए तो क्या हो, मैं सब एग्जाम दे सकता, यानी क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर खाना खा लिया है। जब हम लोग अपना प्रॉपर खाना खा लेते हैं तो फिर शरीर में एक ऐसी ताकत हो जाती है कि जो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ही आती है कि सर हम, आप कैसे पढ़ाएंगे इस बैच में, यानी हम कैसे पढ़ाएंगे इस बैच में, कि जैसा कि मैंने बताया कि इस बैच में हम सभी विषयों के टॉपिकों को विश्लेषणात्मक तरीके से, तथ्यात्मक रूप से यानी फैक्चुअल भी, और संपूर्णता के साथ। संपूर्णता का अर्थ क्या है? यहाँ पे संपूर्णता का अर्थ है कि सिलेबस का 100%, 100% सिलेबस जिसको बोलते हैं। जैसे इतिहास है तो प्राचीन पूरा, मध्यकालीन पूरा, आधुनिक पूरा। ये नहीं देखेंगे कि भैया मेरे यहाँ पे सिविल सर्विस कोचिंग में खाली एमपीपीएससी का भारत का भूगोल पढ़ा के छोड़ दूंगा, नहीं, मैं वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, संपूर्णता। या यूपीएससी में मेंस में सर वो खाली आधुनिक आता है, तो या मतलब सॉरी, उसमें प्राचीन मध्यकालीन ज्यादा फोकस नहीं होता, आधुनिक पे ज्यादा फोकस होता है, तो नहीं, मैं पूरा प्राचीन मध्यकालीन भी मैं पूरा पढ़ा, जिसके साथ में पूरा आर्ट एंड कल्चर भी चल रहा होगा आपका, है ना। ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस बैच में संपूर्णता के साथ में, ठीक है। ये है संपूर्णता, यानी सिलेबस के 100%। एक तो सिलेबस 100% हो गया, दूसरा 100% एनालिटिकल पार्ट, 100% फैक्चुअल पार्ट, और साथ में टेस्ट वगैरह भी, ये होता है 100%। ये सब मिलता है तब कोई भी एक स्टूडेंट की जरूरत पूरी होती है, तो वो पूरी जरूरत 100% पूरी की जाएगी। फिर लगभग कितने माह का, कि लगभग ये पूरा बैच होगा हमारा 1400 घंटे। आप खुद सोच के देखिए, इतने टॉपिक तभी कवर हो पाएंगे, यानी 14 माह में हम लोग कवर करें, 3 से मिनिमम 3 घंटे, नहीं तो 4 घंटे तक ये पर डे आपकी क्लास चलती है। इतना पढ़ाएंगे तो ये आप सोच के देखिए कि क्या भारत में कोई भी कोचिंग 1400 घंटे पढ़ाने के बाद में कोई पढ़ाती है क्या? वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, 2-2 घंटे क्लास में जाते हैं, 3 महीने खत्म। 180 घंटे में हम लोग एसएससी बैंक पढ़ के आ जाते हैं, 200 घंटे में एसएससी, 250 घंटे में एसएससी बैंक वगैरह पढ़े, क्या पॉसिबल है? क्या आप सिलेबस के साथ में न्याय होगा? ये न्याय होगा जब हम लोग इतना डिटेल से पढ़ेंगे, अब इतना डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो 12वीं के बाद में जो मेरे यहाँ बच्चा आता है, वो 2 बार कम से कम, जब ग्रेजुएशन 3 साल में होगी तो 2 बार तो सिलेबस का रिवीजन, एक बार वो रिवीजन हो गया, एक बार पढ़ चुका है, एक बार रिवीजन भी कर लिया। और कई बार बच्चे कुछ जल्दी हो जाते हैं 15-16 साल के ही, और वो 21 साल 2 साल बाद में पता चला कि अगर उसको सिविल देना, मेंस भी अच्छे से पढ़ गया, सब कुछ रिवीजन हो गया, तो उससे बेस्ट फाउंडेशन क्या हो सकता है हमारे लिए? देश के सारे एग्जाम्स के लिए एक बेस तैयार हो गया, बेस्ट बेस तैयार हो गया है ना। और इसमें 1-2 फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम रिवीजन, यानी एक बार आपको फीस भरनी है और निर्माण आईएएस ग्वालियर में 1 रुपए भी दोबारा इस चीज के लिए जमा नहीं करना है, ना ही क्लास के लिए, ना ही टेस्ट के लिए। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेरे यहाँ कंडक्ट होते हैं वो भी आपको 100% वापस दोबारा से, ये लाइफ टाइम रहता है, कोई फीस नहीं भरनी जीवन में, ठीक है। यानी लाइफ टाइम टेस्ट सीरीज की सुविधा, ये दोनों लाइफ टाइम है। साथ में संपूर्ण विषय जितने भी टॉपिक होंगे उसकी 100% टॉपिक की आपको किताबें भी दी जाती है, ठीक है। अब बताइए क्या बचा रह गया, यानी दम से इस फील्ड में आना है, कोई भी नौकरी पानी है, तो उन नौकरियों के लिए इससे बेहतरीन चीजें नहीं हो सकती है, जिसमें एक प्रॉपर खाना जैसी चीजें, ठीक है। अब आगे ये कुछ और लिखा है, निर्माण आईएएस ग्वालियर के कुछ नंबर दिए, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए 9753002277, इंदौर की कोई जानकारी चाहिए 8817869810, ठीक है। तो और 1-2 सूचना और बोलने के लिए बोला है, फिर और बात करते हैं हम लोग। ये हमारी जो निर्माण प्लस की एक अपनी ऐप है, ठीक है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने में,
और काफ़ी उसमें कंटेंट जो अभी निःशुल्क भी मिलता है और कुछ पीडीएफ्स भी मिलती है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक हमारा यूट्यूब का चैनल है निर्माण आईएएस निर्माण प्लस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास उसी पे चल रही है। और एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे मटेरियल आपको पीडीएफ्स की दुनिया के वो आते रहते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। खैर, अब एक दो चर्चाएं और, जैसा कि मैंने शुरुआत से जो बात स्टार्ट की 12वीं के बाद, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक छोटी सी दुनिया है हमारी पढ़ाई लिखाई की। उस छोटी सी दुनिया में हमारे पास में जो स्वभाव होता है जानकारी को इकट्ठा करने का, वो बहुत संकुचित होता है। तो ऐसे में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपका काम क्या होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के माध्यम से, कि आप लोगों को कोचिंगों में आए और हम लोगों से बातचीत करें, ताकि हेजिटेशन भी दूर होता है। साथ ही हेजिटेशन जो दूर होता है उसके साथ ही आप में एक परिपक्वता भी आती है लोगों से बातचीत करने की। तो घर से निकल करके, क्योंकि आज का जो ऑनलाइन का युग मैंने देखा है, जब से ऑनलाइन की एक दुनिया चली है उसके बाद से सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है इंटरव्यू को लेकर के। हम पढ़ करके आ गए। और दूसरी चीज, अगर भविष्य में आपको सिविल सेवा जैसी चीजों में आना है तो ऑनलाइन की दुनिया से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लिखित परीक्षा भी होती है। अगर जहां पर लिखित और व्यक्तित्व परीक्षण जैसी परीक्षाएं जुड़ी हुई है, वहां पर आपको एक ऑफलाइन क्लास में बैठ करके गुरुजियों से टकराना पड़ेगा, गुरुजियों का खून पीना पड़ेगा, गुरुजी से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता हमें मिल पाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ मोटा मोटी बातें कि जिसका टाइटल ही दिया था 12वीं के बाद और कॉलेज के साथ ऐसा क्या पढ़े कि एक सरकारी नौकरी हमारी सुनिश्चित हो जाए। हुआ क्या था कि 2017 में जब पटवारी का एग्जाम आया, या उसके बाद में ऐसा ही हुआ, या अभी ऐसा ही, सॉरी, पटवारी के रिजल्ट्स आए, तो हमारे यहाँ उस टाइम पे तो कभी हमने कोई कोर्स ही नहीं चलाया था इनका। तब भी एक दो बार तो ये हुआ था पटवारी के टाइम में, तो मुझे याद है कि कम से कम 20-30 किलो मिठाइयाँ आती थी और पूरा स्टाफ घर पे लेके जाता था। क्यों? क्योंकि कौन एग्जाम दे रहा है? वो बच्चा एग्जाम दे रहा है जो सिविल की तैयारी कर रहा है, जो हमारा रेगुलर, तो मैंने बताया जैसे शुरुआत में आर्थिक सामाजिक परिदृश्य हमारा कैसा है, इन एग्जाम को देने में मजबूर करता है। तो ये मिठाई आई। और अब इस क्या मीनिंग, इस बात से मीनिंग ये है कि आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या वो 3-4 महीने के कोर्स करने के बाद में क्या आप उन बच्चों से compete कर पाएंगे जो लगातार गंभीरता से पढ़ करके प्रॉपर खाना खाते हुए, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला सिलेबस को बचाते हुए वो तैयारी में आया है, क्या उसको पीछे छोड़ पाएंगे? और कंपटीशन का मीनिंग ये नहीं है खाली हमने पढ़ लिया। कंपटीशन का मीनिंग ये है कि मेरे देखो, कौन जीतता है रेस में? जो एक दौड़ होती है, रेस होती है, इसमें जीतता कौन है? एक सामान्य आपका उत्तर होगा सर जिसके शरीर में दम होगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में उसके साथ में काम कर रहा होगा, है ना? आपका उत्तर एकदम सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक कंपटीशन के मायने में मेरा उत्तर पता क्या है? इसमें वो जीतता है जो बाकी लोगों को पीछे छोड़ता है। और सेम चीज आपके एग्जाम्स में, अगर मान लीजिए आपको और मुझे एग्जाम देना है और आपको ये पता चल गया कि मैंने 100 क्वेश्चन में से पिछली बार 92 मारे थे, और आपने अपने 100% घोड़े दौड़ा लिए, सब कुछ एफर्ट लगा लिया, और आप 90 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, और उसमें पद एक ही हो, तो आप पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। यानी आपने 100% दिए तब भी नहीं हो पाएंगे ना। तो मीन्स ये है कि जो कंपटीशन होता है वो सापेक्षिक तैयारी होती है। आपको ये भी तय करना पड़ता है अपनी क्षमताओं के अलावा कि मेरे साथ में जो दौड़ने वाले हैं, मेरे साथ में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या स्कोर कर सकते हैं। जब आप सिविल्स का एग्जाम देते हैं तो आईएएस के साथ में, सॉरी, प्री में आपका आईपीएस भी बैठता है। जब एमपीपीएससी देते हो तो आपके साथ में डिप्टी डीएसपी भी बैठता है, या अदर एग्जाम देते हो तो उसमें कोई ना कोई तैयारी किया, फुलफिल मान लो इस तरह की चीजें पचा करके बैठा हो। जैसा कि मैंने बताया 17 में पटवारी एक लाइन से बनी, इस बार पटवारी एक लाइन से बनी, है ना? क्यों? क्योंकि सब एमपीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अगर जब तक ये दम नहीं भरेंगे, यानी संपूर्णता के साथ में 100% गुणवत्ता के साथ में आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये सक्षमता आज नहीं आएगी। अब इसी में देख लो ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभी रिजल्ट आए हैं, आप लगभग 70-80% वो बच्चे पास हो रहे हैं जो सिविल्स की तैयारी करने वाले हैं। उन्होंने साथ में नेट जेट सेट दिया, पास हो गए, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं। अथा बच्चे पास हुए हैं। हिस्ट्री में अभी रिजल्ट आए, मुझे 62 बच्चे मेरे से जुड़े हुए इंटरव्यू दे रहे थे, करीब 30 के लगभग बच्चे उसमें पास हुए। कौन थे उसमें 30 में से? मेरे माने 27-28 बच्चे वो थे जो कहीं ना कहीं वो सिविल्स वाले स्टूडेंट थे। सोच के देखिए आप। और अगर मैं 62 बच्चों की बात करूं जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन 62 बच्चों में से कम 60 नहीं तो 55, 52 या 50 बच्चे वो थे जो सिविल्स की तैयारी करने वाले थे। आप सोच के देखिए कि हर एग्जाम में वही बच्चा बैठ रहा है जिसमें दम है।
अभी तो ना, तो आप वो 3-4 महीने के कोर्स से बचिए, कभी भी मैगी से जीवन नहीं चलता है। फिर अगर एक बात और के साथ में मैं एक अंतिम बात के साथ में इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को, कि निर्माण आईएएस का एक ध्येय वाक्य है, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। तो आपको कोई भी कोर्स यहाँ पढ़ाया जाता है, उसकी गुणवत्ता पहले, गुणवत्ता क्या होगी, सिलेबस 100%। गुणवत्ता क्या होगी, टेस्ट। गुणवत्ता क्या होगी, गुरुजी जो भी पढ़ाएंगे विश्लेषण भी करेंगे और तथ्य भी देंगे, ये है गुणवत्ता। फिर आते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किस चीज़ की, कि नियमित क्लास चल रही है, गुरुजी समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बाद में भी आपके पास में आपके टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो सब संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता क्या है, कि गुरुजी से मिलना, अगर आपके पास में कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे घर परिवार से आ रही हो, चाहे आपकी क्लास के माध्यम में आ रही हो, या समझने में कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि बच्चा वही पास होता है जो मास्टरों के खून पीता है। तो आप खून पीने के लिए, यानी हमसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए सदैव आ सकते हैं, फोन तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है संवेदनशीलता। तो इन तीनों का जो पर्याय है वही निर्माण आईएएस है, ठीक है। तो जब भी ये क्लास, और मैं ये बोलता हूँ जब भी एक अगर बैच हमारा जो स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या है, रोजगारोन्मुखी फाउंडेशन बैच। क्या नाम है इसका, रोजगारोन्मुखी फाउंडेशन में, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है निर्माण आईएएस का। आप आइए, एक दिन नहीं 5 दिन डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद में घर जाइए, घर जाने के बाद में आपके पास में जो, या तो बाजार में जाइए, आपको लगता है कि मुझे यूपीएससी से लेकर के जो भी एग्जाम से क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यहाँ पे इतिहास पढ़ाया गया, उसमें सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी, तो आपके पास में यूपीएससी, नेट सेट से लेकर के और पटवारी तक में अगर सिंधु सभ्यता के आज तक कोई क्वेश्चन आए, अगर वो नहीं बन रहे हैं, तो आप नहीं आए दोबारा मेरे, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी। अगर मेरे यहाँ मैथ्स में मान लीजिए आपने अनुपात समानुपात या ट्रिग्नोमेट्री का कोई टॉपिक आज डेमो में पढ़ा, आप जाइए यूपीएससी के सी सेट में भी अगर कोई सिलेबस में आता है, हालांकि वहाँ पे अंकगणित है, कि या कोई भी एसएससी बैंक का जो टफ लेवल का मैथ्स आता है, वहाँ से लेकर के व्यापम के वर्ग 1 वर्ग 2 उप समूह 3 4 जो भी पेपर होते हैं, उनके क्वेश्चन लगा के देखिए, अगर ना बने तो नहीं आना है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये, गुणवत्ता को जांच कर ही हम लोग जाएं, ठीक है। चलिए, ये थी एक सामान्य सी बात है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।